Good morning, good afternoon, students. I hope I'm audible to you. Yes, ma'am. Okay, right. So let your classmates join. Then I will start with the things. Karan, you will be having exams every day, right? In any case, like as it happened in your first paper and even it happened today, you had certain technical issues, right? So whatever changes are there, your program coordinator will inform. आपके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे. राइट, आई अंडरस्टैंड कि अभी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है. राइट, पर कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है. एटलीस्ट यू बी प्रिपेयर, आप अपनी तरफ से खुद को प्रिपेयर कर लो. राइट, सो इसलिए ये रिवीजन सेशंस आज हमने करके रखे हैं शेड्यूल. राइट, सो अगर टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, उसका कंसिडरेशन एज एंड व्हेन, राइट, आप अपनी प्रॉब्लम को आगे रख रहे हो, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड लास्ट टाइम वी हैड टेकन द रिवीजन पार्ट टू. आई मीन थर्ड यूनिट हमारा, आई मीन सेकेंड यूनिट जो है, दैट इज थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमने थर्ड प्रायोरिटी में किया था, उसका रिवीजन बाकी था. इसलिए आज का सेशन एडजस्ट किया है इसके लिए. ठीक है. राइट, सो लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसका ब्रीफिंग कर लिया था हमने. डिमांड चैप्टर का ब्रीफिंग कर लिया था, सप्लाई चैप्टर का ब्रीफिंग कर लिया था. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी थियोरी आती है हमने डिस्कस करा था. राइट, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. ठीक है, वो उसके लिए आपको एक पीपीटी मैंने फॉरवर्ड करी थी. वो सारा पीपीटी में से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक, उसमें से आप असाइनमेंट भी आपने उसी में से लिखे थे. राइट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. राइट, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बोला था. डेफिनेशन भी आप थोड़ी बहुत रिफर कर लेना. राइट, जैसे मैंने बोला था, एडम स्मिथ ने कहाँ कंट्रीब्यूट किया था. ही कंट्रीब्यूटेड विद हिज वर्क. राइट, सबसे पुराने ऑथर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके आए वो एडम स्मिथ थे. जहां तक बात है स्केर्सिटी कंसेप्ट की, राइट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो उसको एल्फ्रेड मार्शल लेके आए थे. राइट, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस टू ऑथर फॉर दैट. राइट, एडम स्मिथ का सबसे पहले लिटरेचर आया था. उनको इसलिए हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट दिए उसके बेस पे काफी आगे चल के उस पे दूसरे ऑथर्स ने काम किया. तो एडम स्मिथ का पायोनियर वर्क था, इसलिए हम उसको उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं. राइट, और नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी वेल्थ ऑफ नेशन, राइट, ये उनकी सबसे पॉपुलर बुक हुई थी, जिसमें से काफी सारे इकोनॉमिस्ट इंस्पायर होके आगे उसकी थ्योरी को एम्फसाइज किया था. एल्फ्रेड मार्शल का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो एल्फ्रेड मार्शल का कंट्रीब्यूशन है ऑन द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स. ठीक है, सो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो हम कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है, उसमें एल्फ्रेड मार्शल को हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि यूटिलिटी थ्योरी पूरी एल्फ्रेड मार्शल से, राइट, हमने सीखी है, समझी है. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था. ये आपकी पीपीटी में से मैंने आपको तब स्क्रीन दिखाई थी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, डिमांड सप्लाई प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, थियोरी ऑफ वेलफेयर. ठीक है.
प्रोडक्ट प्राइसिंग में आएगा डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, पर दिस इज अगेन अ टॉपिक अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा इन्फ्लेशन, ग्रोथ, जीडीपी, इकोनॉमिक साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। कोई क्वेरी है वहां पे? डिमांड भी हमने डिस्कस कर लिया था कि डिमांड से किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि डिमांड किन 3 चीजों से बनती है। सो इट इज नीड, डिजायर, वांट प्लस विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। राइट, ये वाला स्टेटमेंट जो है, राइट, दिस वाज हाइलाइटर। राइट, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यानी अदर गुड्स। ठीक है, जैसे कार, पेट्रोल, अदर गुड्स, पेट्रोल की प्राइस कार को अफेक्ट करेगी। ठीक है, पेट्रोल और डीजल, राइट, इट इज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। कंज्यूमर की खुद की इनकम, वेदर कंडीशन, उनके टेस्ट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया था। राइट, फिर आपको मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट रहेगा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन एंड व्हाट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। राइट, सो जब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट, वहां पे डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है, डिमांड कर्व रिमेन सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, प्राइस 15, तो प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी कम लेंगे 6। तो प्राइस अगर गिरती है 10 होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, लोग ज्यादा परचेस करेंगे। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेम कर्व में मूवमेंट हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि डिमांड कब चेंज होती है, सॉरी, डिमांड प्राइस को लेके जब चेंज होती है, तो उसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज बोलते हैं? तो योर आंसर विल बी, उसको बोलते हैं हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। राइट, सो प्राइस की वजह से डिमांड कब चेंज होता है? नो, प्राइस के रीजन से डिमांड कर्व कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसमें, राइट, मूवमेंट होती है। सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, डिमांड कर्व रिमेन सेम। ये क्लियर था आपको लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया? राइट, क्योंकि ये जब मैंने लास्ट, हमने जब स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, आई टोल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्राइस चेंज के कारण होता है, डिमांड कब चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। पर अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, और डिमांड चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, वहां पे कर्व शिफ्ट हो जाता है, ये जो कर्व है D1 उससे शिफ्ट होके कौन सा हो गया कर्व, D2। यहाँ पे प्राइस के अलावा, सी इफ यू कैन रीड द स्क्रीन, नॉन प्राइस फैक्टर होता है। राइट, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हुई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस हुई, इनकम रीजन हुआ, राइट, उसके हिसाब से चेंज होता है डिमांड्स। जैसे हमने डिस्कस किया था लाइफ बॉय के बारे में, लाइफ बॉय की डिमांड इंक्रीज हुई पर उसका रीजन प्राइस नहीं था, उसका रीजन क्या था, अवेयरनेस इंक्रीज हुई कि भाई लाइफ बॉय एंटीसेप्टिक सोप है, जर्म फाइटिंग टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया। ठीक है, सो नॉन प्राइसिंग फैक्टर होता है, आइदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में चेंज हुआ। जैसे कार एंड पेट्रोल का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, राइट, सो यहाँ पे डिमांड कर्व चेंज होगा, शिफ्ट होगा। तो कभी आपको पूछे कि डिमांड कर्व, राइट, शिफ्ट होना यानी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होना, राइट, डिमांड कर्व का शिफ्ट होना मींस देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस, सॉरी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड। और रीजन क्या है, एनी रीजन बट नॉट प्राइस, प्राइस रीजन नहीं है।
ठीक है, इट कैन बी एनी अदर रीजन बट नॉट प्राइस। ये क्लियर था? Was this clear? राइट, प्लीज गो थ्रू दिस नोट सो दैट आपके पास एग्जाम्पल अच्छे से रहे इसको समझने के लिए। ठीक है, सो डिमांड चैप्टर में इतना ही था। राइट, जैसे मैंने बोला यू हैव द नोट्स, यहाँ पे थोड़े सैंपल के एमसीक्यू हैं। राइट, यू कैन रिफर दैट। डेफिनेटली ये जब आपके पास यहाँ पे है तो मैंने एग्जाम में, राइट, एंड एज आई टोल्ड यू पेपर कुड बी सेट बाय एनी अदर फैकल्टी हु इज डीलिंग विद इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर ही आएगा। राइट, सो आप इसको रिफर कर सकते। यस, ठीक है, सो फैक्टर्स, रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, फिर ये वाला एग्जेम्पशन टू लॉ ऑफ डिमांड। राइट, व्हेन डज लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क? तो इट डज नॉट वर्क विद इंफीरियर गुड्स, इट डज नॉट वर्क विद गिफिन वेबलिन इमरजेंसी गुड्स। ठीक है, इट डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज बैंडवेगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट। राइट, बैंडवेगन का मतलब क्या था? बैंडवेगन यानी सब ले रहे हैं ये प्रोडक्ट तो मैं भी लूंगा, इवन इफ द प्राइस इज हाई आई विल ऑल्सो बाय। ठीक है, एज एवरीबडी इज बाइंग एप्पल फोन आई विल ऑल्सो बाय, इवन इफ इट इज हाई प्राइस आई विल बाय। वाई? बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग इट। बैंडवेगन इफेक्ट। तो यहाँ पे हाई प्राइस है तो लो डिमांड होगी, ऐसा नहीं होगा, इट इज इन द ट्रेंड। बैंडवेगन होना मतलब ट्रेंड में होना। स्नॉब अपील में क्या होता है? सबके पास है, प्राइस घट रही है, फिर भी आई डोंट वांट टू बाय इट। व्हाई? आई डोंट वांट समथिंग कॉमन, मुझे कॉमन चीजें नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगी। स्नॉब इफेक्ट, प्राइस घट रही है फिर भी आई एम नॉट बाइंग। व्हाई? आई डोंट वांट टू लुक कॉमन, मुझे थोड़ा हटके लगना है, आई वांट टू लुक डिफरेंट। आई विल नॉट बाय व्हाट इज बॉट बाय एवरीबडी। राइट, सो आई विल नॉट फॉलो द ट्रेंड। तो यहाँ पे भी मैं नहीं लूंगी बिकॉज इट इज सो कॉमन, दैट इज स्नॉब अपील। ठीक है, राइट, सो डिमांड हमने पूरा कंप्लीट किया था। राइट, इलास्टिसिटी भी कर लिया था। यस और नो? सप्लाई कर्व में भी हमने, राइट, सप्लाई में मैंने आपको याद रखने को बोला था, फैक्टर्स याद रख लेना। फिर एग्जाम्पल आपको कोई एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ सप्लाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ सप्लाई। तो से फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ सप्लाई में कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो डिमांड का फैक्टर है, सप्लाई का नहीं है। ठीक है, सप्लाई किस चीज से अफेक्ट होती है? टेक्नोलॉजी से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, राइट, नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, खुद के गोल्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीजों से सप्लाई अफेक्ट होती है। पर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्टली हो सकती है। राइट, डायरेक्टली कौन अफेक्ट होता है? डिमांड अफेक्ट होती है। राइट, सो दैट इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। सेम वे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हैं, प्राइस, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रोडक्ट, सॉरी, डिमांड के फैक्टर्स। ठीक है, आपको दिया है प्राइस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, और चौथा फैक्टर आपको दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो नो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को अफेक्ट करेगा, डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो आई एम मूविंग टू द सेकेंड यूनिट एज पर सिलेबस। सेकेंड यूनिट हमारा कौन सा था? थियोरी ऑफ, हाँ ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। राइट, सो अगर सेम कर्व है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस, प्रोसेस अच्छी हो गई आपकी। राइट, तो सप्लाई अपने आप बढ़ गई। तो यहाँ पे रीजन क्या है? इट इज, राइट, इट इज, सॉरी, इट इज expansion and contraction of supply happens with the reason price. राइट, प्राइस बढ़ गई तो आप और ज्यादा प्रोड्यूस करोगे और ज्यादा बेचोगे क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो सेम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई का हो या डिमांड का हो, रिमेंबर दिस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ओके,
एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अगर सप्लाई का हो या डिमांड का हो, रीजन उसमें एक ही रहेगा, कौन सा? प्राइस। प्राइस चेंज होने से सेम कर्व में ऊपर नीचे द मूवमेंट इज हैपनिंग इन द सेम कर्व। ओके, इट इज मूविंग इन द सेम कर्व। पर अगर हम बात करें इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो सप्लाई कर्व चेंज होगा। ठीक है, जब सप्लाई इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोसेस, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज या गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज इंक्रीजिंग द डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ नॉन प्राइसिंग फैक्टर। राइट, सो सप्लाई का जब शिफ्ट होगा नॉन प्राइसिंग फैक्टर, सेम जैसे डिमांड में था, नॉन प्राइसिंग फैक्टर है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड और सप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम द थर्ड मॉड्यूल। अभी हम सेकेंड मॉड्यूल थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। ओके, इन इलास्टिक डिमांड है तो कर्व कैसा है? वर्टिकल। राइट, यूनिटरी डिमांड है तो रेक्टेंगुलर कर्व होगा, आई मीन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक है तो हाइपरबोला, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर इलास्टिक है डिमांड तो कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। राइट, ये मैंने जब डिस्कस करा था क्लास के टाइम, तभी भी आपको बोला था, रिमेंबर दिस। राइट, कि डिमांड कर्व वर्टिकल कब है, हॉरिजॉन्टल कर्व कब है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आता है। राइट, और डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, सेम वे सप्लाई कर्व को लेके भी हमने डिस्कस किया था। राइट, सप्लाई कर्व जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगी तब ये कर्व कैसा हो गया? वर्टिकल। राइट, सो इनइलास्टिक जब भी होता है, डिमांड हो या सप्लाई हो, ठीक है, इनइलास्टिक जब भी आता है, डिमांड हो या सप्लाई हो, कर्व कैसा रहेगा? वर्टिकल। ठीक है, सेम वे इलास्टिक जब आएगा तब कर्व कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। ओके, सो रिमेंबर दिस। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। राइट, अभी इसमें टर्म कुछ है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। राइट, जो इंपॉर्टेंट है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? पर यूनिट, पर यूनिट जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट। तो अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज जो होती है यूटिलिटी में, वो कितने यूनिट से होती है? ज्यादा यूनिट से, कम यूनिट से, या 1 यूनिट से? आपका आंसर क्या होगा? 1 यूनिट से, इजंट इट? राइट, मार्जिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी जो चेंज होती है वो कितने यूनिट से चेंज होती है? ज्यादा यूनिट से, कम यूनिट से, या 1 यूनिट से? आपका आंसर है 1। इट इज ऑल अबाउट 1 यूनिट। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन। राइट, सो मार्जिनल यूटिलिटी से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? टोटल यूटिलिटी भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ट एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको खास याद करने को बोला था। राइट, आपको हाईलाइट करके बात करी थी हमने तब, कि जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी वो पॉइंट कब आएगा? तो वो तब आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। राइट, इफ यू कैन सी दिस, राइट, टोटल यूटिलिटी कितनी है यहाँ पे? 68, हाईएस्ट है कि नहीं? यहाँ पे भी 68 है, पर ये जब हाईएस्ट होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0, नेगेटिव। राइट, आपने अगर देखा हो तो दिस इज नाउ मूविंग बिलो द एक्सिस, 0 के नीचे जा रहा है। राइट, सो आपको अगर पूछा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज मैक्सिमम।
या वाइस वर्सा पूछे कि आपकी टोटल यूटिलिटी कब सबसे ज्यादा होती है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। राइट, सो रिमेंबर दैट। राइट, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है, अगेन हाईलाइटिंग पॉइंट। राइट, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। राइट, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। है ना, ये नेगेटिव होने लगी और यहाँ पे भी देखो 68 में से 64 हो गया, 64 में से 50 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी घटती जाएगी जब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती जाएगी। ओके, उसके बाद राइट, ये कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी, इनकी थियोरी किसने दी थी? तो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। इट इज गिवन इन योर नोट्स। राइट, जो मैंने नोट्स दी है उसमें भी मैंने दिया है। राइट, सो मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आए थे? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, राइट, एनी क्वेश्चंस यू हैव? राइट, उसके बाद आएगा ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ऑर्डिनल में कई सारे, राइट, ऑर्डिनल में क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व। सो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस मैप किस में आता है, कार्डिनल में या ऑर्डिनल में? कार्डिनल में या ऑर्डिनल में? इट कम्स इन ऑर्डिनल। ठीक है, और जब भी हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे तब कितने प्रोडक्ट्स होंगे? राइट, जब भी हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे तब कितने प्रोडक्ट्स होंगे? आई विल टेक यू टू द स्लाइड जो हम एग्जाम के टाइम पे, आई मीन क्लास लेने के टाइम पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंजेस, इंडिफरेंस कर्व की जब भी बात आती है तब कितने प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है? कर्व एक से ज्यादा हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कितने प्रोडक्ट का होता है? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स। राइट, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ए का कॉम्बिनेशन क्या है? 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंज। बी का कॉम्बिनेशन क्या है? 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंज। ठीक है, सी का कॉम्बिनेशन क्या है? 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज। अभी से फॉर एग्जाम्पल चैट बॉक्स में जिनके नाम दिख रहे हैं उनका लेके मैं एग्जाम्पल बना रही हूँ। से फॉर एग्जाम्पल करण लाइक्स मोर ऑरेंजेस एंड लेस एप्पल। ठीक है, तो करण विल चूज ऑल्टरनेटिव ए। ठीक है, Dhruti likes more of, again, she likes apples also. So she may go with the combination of getting 2 apple and 7 orange. Dhruti likes both almost equal. She may go with option D, 4 apple and 4 orange. Okay. Vivek likes again both the fruits, but he likes more of oranges. So he will go with combination of 3 apple and 5 orange. Abhi satisfaction that all these four people will have, Karan, Dhruti, um, right, Devangi and Vivek, right, जो भी चूज करेंगे उनके लिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बेस्ट कॉम्बिनेशन। राइट, उनके लिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बेस्ट कॉम्बिनेशन। राइट, सो ऑल्टरनेटिव कोई भी हो, आपको सेटिस्फेक्शन, जो भी ऑल्टरनेटिव आप चूज कर रहे हो उससे आपको एज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व, राइट, एक से ज्यादा होंगे जब कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, जब हायर बेनिफिट आपको मिलेगा।
right? Wait, I will take you to another. राइट, अभी ये वाला जो, राइट, हायर हायर प्रपोर्शन, राइट, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, 3, 4, 4 में ज्यादा प्रोडक्ट्स है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखो, राइट, तो यहाँ पे 20 ऑरेंजेस हैं और 6 एप्पल है। किसमें? फोर्थ कर्व में। क्या कॉम्बिनेशन है? 20 एप्पल, 20 ऑरेंज है प्लस 6 एप्पल है। ये वाला जो कर्व है, कर्व 3, उसमें कितने हैं अवेलेबल आपके पास ऑल्टरनेटिव? राइट, इफ यू ड्रॉ द चार्ट, सॉरी, राइट, इफ दिस इज क्लियर देन आई विल नॉट ड्रॉ द चार्ट। अगर जरूरत है तो बोलो तो मैं ड्रॉ करूं वापस से ये पूरा। राइट, इफ यू वांट मी टू गिव यू इसका पूरा रिवीजन चाहिए तो आप बोलो तो मैं करूं। राइट, ये हमने काफी बार डिस्कस करा है। राइट, सो कॉम्बिनेशन 1 में आपके पास क्या है? आपके पास है 8 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स। ठीक है, 8 ऑरेंज एंड 2 एप्पल है। राइट, लास्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 4 की बात करें तो आपके पास 12 ऑरेंज है प्लस कितने एप्पल है? 4। मतलब जितना इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड होगा, जितना इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड होगा, इट विल गिव यू हायर सेटिस्फैक्शन। यू विल प्रिफर द मोर हायर, मोर हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसके बाद हमने करनी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कॉस्ट कर्व, सॉरी। राइट, सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। टू इंडिफरेंस कर्व intersects each other, do not intersect each other, right, are tangent to each other, so remember the properties। ठीक है, फिर इंडिफरेंस कॉस्ट कर्व है वो कैसा है? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन से कैसा है? कॉन्वेक्स, मतलब के जीरो की तरफ पीठ करेगा। ओके, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। राइट, सो दैट वाज द फर्स्ट। हाँ, और इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसे स्लोप होता है? डाउनवर्ड, सो उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कॉन्वेक्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, और हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है, जो हमने यहाँ पे किया। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, और कोई भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट विल नेवर एवर टच द एक्सिस। इज दिस क्लियर? और जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, राइट, तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर की बात करेंगे तब क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करेगी। राइट, सो इफ यू रिमेंबर ये वाली पीपीटी, राइट, दिस पॉइंट क्यू, ये जो क्यू पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बजट लाइन जो है, राइट, कंज्यूमर बजट लाइन P2L,
इसके अंदर कुछ भी होगा वो ले पाएगा, वो खरीद पाएगा। उसके बाहर जो भी कुछ है ऑल्टरनेटिव, इट इज आउट ऑफ बजट। सो बेस्ट इक्विलिब्रियम कौन सा है? कर्व थ्री, आइसोकॉन सॉरी इंडिफरेंस कर्व थ्री, राइट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन द indifference curve is equal to budget line. Okay, when the indifference curve is equal to budget line. Any questions? और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सेटिस्फैक्शन होता है। तो देर इज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा उतना सेटिस्फैक्शन हायर होगा। सो डिफरेंट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट, है, इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और इसलिए हर एक हायर लेवल पे सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट। सो ये मेजर मेरे साइड से आज का, राइट, कंक्लूजन, राइट, या कंक्लूडिंग रिमार्क्स था, राइट। अगर आपको, राइट, नोट्स में नहीं जाना है तो यू जस्ट गो विद दिस टू फाइल्स, ऑर्डिनल और ये इंडिफरेंस कर्व वाली, ये दो फाइल आप ले लेना और यू कैन गेट थ्रू, ठीक है, राइट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इक्वल होगी तब। बजट लाइन का मतलब क्या है? हर एक चीज जो बजट लाइन के अंदर है वो कंज्यूमर खरीद पाएगा, राइट। इट टॉक्स अबाउट स्पेंडिंग, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, right? So two indifference curves never intersect each other, right? They are tangent to each other, convex है, right? Downward sloping है। तो ये सारे इनके मेजर, right? This slide 32, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं ज्यादातर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एनी क्वेश्चंस यू हैव? दूसरा एक आपको दिखाना है मुझे। अभी देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, ये श्रुति, दिस इज देयर इन एग्जाम, फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स, ये सेकेंड मॉड्यूल का पार्ट है ना पूरा, राइट। अभी देखो आप इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है 4 ऑरेंज एंड 4 एप्पल, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट हुए एक दूसरे के, यस, राइट। सो जब वो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के होते हैं तब देखो यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट होता है। जब कोई भी दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जब भी दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तब वो स्क्वेयर बनता है। क्या बनता है? स्क्वेयर। पर जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है एक दूसरे को तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगुलर, राइट। सो रेक्टेंगुलर जब भी इंडिफरेंस कर्व में दिखता है इसका मतलब है एप्पल एंड ऑरेंज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, राइट। राइट एंगल जब होता है उसका मतलब है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जब स्क्वेयर बनता है इट इज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, राइट। सो रेक्टेंगुलर जब होता है it means what? It is complementary, but if it is square it is substitute, right. From my side I have nothing more to discuss
क्योंकि काफी टाइम हमने इसको डिस्कस करने में, व्हेन वी वर डीलिंग विद द सेशन, तब भी हमने लिया था। आपके साइड से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो। राइट, ये वाला जो मैंने अभी बोला वो क्लियर है या कंफ्यूजन है यहाँ पे कोई? सप्लाई सेकेंड मॉड्यूल का पार्ट है, सॉरी थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है। आई ऑलरेडी रोट इन द क्लास ग्रुप ऑल्सो के फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो फर्स्ट यूनिट था। सेकेंड यूनिट में एज पर द सिलेबस थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, मतलब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। और थर्ड मॉड्यूल है डिमांड एंड सप्लाई। Right, so first 3 module is part of the syllabus. I have stated this in the chat box also. Sorry, जो क्लास का ग्रुप था उसमें भी मैंने आपको बोल के रखा है, ठीक है? राइट, एंड स्टे काम, पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। ये 2 रिवीजन सेशंस वापस से अगर चाहिए तो यू कैन रिवाइज इट। इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम वो वाला रिवीजन सेशन अपलोड कर दिया था क्लासरूम में। राइट, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो यू कैन रिफर इट। राइट, और कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो यू कैन पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनल विंडो पे मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। राइट, मैं इमीडिएटली अगर आंसर ना करूं तो एटलीस्ट वेट फॉर एन आवर और टू, क्योंकि कंटिन्यूसली मोबाइल हाथ में नहीं रहता है। तो कोई भी क्वेरी है आप प्लीज डाल दो, आई विल बी रिवर्टिंग योर क्वेरीज, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? कंसेप्ट अगर क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी, इट विल नॉट बी एन इश्यू। ओके, प्लीज पुट योर एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स, अपनी एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। आई हैव अपलोडेड ऑल द मटेरियल बेटा, सिंस लॉन्ग टाइम। जैसे जैसे एक एक यूनिट खत्म हुआ है वैसे वैसे मटेरियल अपलोड हो चुका है। राइट, सारा मटेरियल इसमें है, क्लास ग्रुप में रीडिंग मटेरियल में है सारा। आपने असाइनमेंट भी लिखे है ना? नोट्स है, पीपीटी है, ई बुक है, सब है। जिसमें से आपको कन्वीनियंट इजी लगे यू कैन रिफर दैट मटेरियल, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे काम एंड प्रिपेयर वेल। वेलकम स्टूडेंट्स। You all may leave the class. Welcome students. Yes, students, put your enrollment number in the class group and you can leave. Anu Singh, Bhavesh, Darshan. Yes, you may leave now.
सिद्धार्थ, ध्रुति, किशन, भावेश,